नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जुड़ चुके हैं आप दृढ़ विजन यूट्यूब चैनल से। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस। आपको पता है कि एग्जाम आपका नजदीक है। कब से है? तो 4 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। 25 फरवरी 2025 तक चलेगा। एसएससी जीडी की हम बात कर रहे हैं। तो एसएससी जीडी को लेकर प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं डेली रात को 8 बजे। कब? डेली रात को 8 बजे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। तो जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, हमें पता है कि आप अच्छे से थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने जो थ्योरी पढ़ी है वो उसमें कितना याद रख पा रहे हैं आप, ये कैसे पता लगेगा? तो प्रैक्टिस कीजिए, आके प्रैक्टिस कीजिए, सवालों के जवाब दीजिए, कमेंट में आंसर बताइए। ठीक। और कोशिश ये की जा रही है यहाँ पे कि हर क्वेश्चन के साथ डिटेल बताई जाए आपको, और उसमें इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाए कि उसी से रिलेटेड अगर कोई और भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आंसर कर पाए अच्छे से। तो सिलेक्शन इस बार लेके मानना है, रुकना नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न आपके सामने है पहला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, असम की सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। असम की सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। दूसरा, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से लगती है। तीसरा, मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। तो अब दोस्त आपको बताना है सही। अब आपको बताना है सही, तो जल्दी से बताएं। तो देखो, 3 स्टेटमेंट इसमें दिए हुए हैं। असम की सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है, सही। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से लगती है, सही। मिजोरम की सीमा बंगाल और म्यांमार से लगती है, सही। तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? ए। कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? ए कथन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लें, सभी लोग इसको करेक्ट कर लें। ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ए आंसर जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखें। यहां देखो, आप जो क्वेश्चन हमने देखा उसको मैप पर देख लो एक बार। यहां देखो, बांग्लादेश, भूटान, ठीक है, और यहां वेस्ट बंगाल, और ये आपका हो गया असम, यहां पे हो गया। ठीक है, तो ये जो मैप है उसमें आप देख सकते हैं कि जो हमने क्वेश्चन पढ़ा वो सही है, यानी कि पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से लग रही है, मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लग रही है, और असम की सीमा भूटान और बांग्लादेश से लग रही है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? संविधान सभा ने कितना समय लिया संविधान निर्माण में? संविधान निर्माण में कितना समय लिया? कितना समय लिया दोस्त, बताओ। तो ए ऑप्शन है 2 साल 11 महीना 18 दिन। बी ऑप्शन है 2 साल 7 महीना 23 दिन। सी ऑप्शन है 3 साल 4 महीना 14 दिन। डी ऑप्शन है 3 साल 11 महीना 5 दिन। कौन सा सही है? तो हमने बुक में पढ़ा है अच्छे से, आपको भी याद है, 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान बन गया। 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान बन गया, लगभग 3 साल। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अब एक तरफ लिस्ट दी है, दूसरी तरफ लिस्ट दी है, और आपको बताना है आंसर। क्या बताना है? करेक्ट आंसर बताना है, सही आंसर देना है। यहां देखो, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 23वां प्रश्न है ये आपके सामने, 23वां प्रश्न है। तो देखते हैं क्या है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो एच सी मुखर्जी। कौन है? एच सी मुखर्जी। फिर ओरिजिनली द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी का
अकेला कांग्रेस मेंबर कौन सा था? तो वो के.एम. मुंशी। कौन था दोस्त? के.एम. मुंशी। और फिर सी, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटिंग राजस्थान प्रिंसली स्टेट। राजस्थान जो प्रिंसली स्टेट था उसको रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति कौन था? कौन था वो मेंबर? तो वो था वीटी कृष्णमाचारी। ठीक, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आंसर इसका हो जाएगा बी। आंसर क्या होगा? बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो यहां देख लें एक बार, यहां देखिए ये जो है आपके वीटी कृष्णमाचारी। वीटी कृष्णमाचारी ये कौन? यहां पे पहले से देखते हैं। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन है? एससी मुखर्जी। एससी मुखर्जी कौन है? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, यहां से शुरुआत होती है और एंड हो जाता है आपका क्या? सेकंड। जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी। हम जानते हैं कि जो संविधान बना तो संविधान सभा ने बनाया। किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। अब संविधान सभा ने अकेले तो नहीं बनाया, संविधान सभा के अंदर बहुत सारी कमिटीज गठित की गई थी। अलग अलग कमिटीज को अलग अलग टास्क दिया गया था, अलग अलग काम किया दिया गया था, जो उन्होंने समय से कंप्लीट किया, है ना। तो ध्यान रखेंगे उस कमिटीज के अंदर अलग अलग व्यक्तियों को चेयरमैन बनाया गया और उन कमिटीज ने एक टाइम बाउंडेशन के अंदर अपना काम कंप्लीट किया और फिर ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ, है ना, और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे देखें, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आसान सवाल है बहुत। भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। हम यहां बात कर रहे हैं भीमराव अंबेडकर की। भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर। ठीक है, आपको जवाब देना है। एक किताब है, एक किताब है, उस किताब का नाम है हु वर शूद्राज। यानी कि शूद्र कौन थे? शूद्र कौन थे? ये किताब किसने लिखी है? ये किताब किसने लिखी है? ये कमेंट करके बताना है। शूद्र कौन थे? ठीक है, भीमराव अंबेडकर की हम बात कर रहे हैं। तो इन्होंने जो संविधान है, संविधान का हृदय और आत्मा, संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा है? कहा है भारतीय संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है जिसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एंड आत्मा, सोल एंड हर्ट कहा है, हर्ट एंड सोल कहा है। और ये आपका किताब का नाम बताना है, हु वर शूद्रास। शूद्र कौन थे, ये किताब किसने लिखी है। और एक और सवाल, अंबेडकर से संबंधित, अंबेडकर के द्वारा गठित राजनीतिक पार्टी का नाम बताइए। राजनीतिक पार्टी का नाम। कई सारी राजनीतिक पार्टी बनाई इन्होंने, सभा बनाई, तो उनमें से किसी एक का नाम बताना है आपको जो अंबेडकर के द्वारा स्थापित की गई है। ठीक है, याद रखेंगे। Who was the president of Indian National Congress at the time of partition of India? जब भारत का बंटवारा हुआ, जब भारत का बंटवारा हुआ और दो देश बने भारत और पाकिस्तान, दो देश बने भारत और पाकिस्तान, तो बंटवारे के समय पर इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बंटवारे के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जल्दी से बता दो भाई। जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू,
मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी राजगोपालचारी। 25वां प्रश्न है आपके सामने, जल्दी से बताएं। 25वां प्रश्न, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कौन थे भाई? जेबी कृपलानी थे, ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहां पे जेबी कृपलानी से संबंधित हम जानते हैं कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुन लिया गया था? स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। क्या? स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो राजेंद्र प्रसाद के नाम का प्रस्ताव किसने दिया? तो वो जेबी कृपलानी ने ही दिया। किसने दिया? जेबी कृपलानी ने ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम का प्रस्ताव आगे बढ़ाया कि इन्हें ही जो है बनना चाहिए संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। फिर बाद में जो है संविधान सभा ने ही चुनाव कराकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति भी बना दिया। क्यों? क्योंकि लोकसभा तो तब थी नहीं, तब लोकसभा नहीं थी। लोकसभा ने काम करना शुरू किया है 13 मई 1952 से। 13 मई 1952 से, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। आगे देखें। इट विल बी ट्रू टू क्लासिफाई इंडिया एज, भारत को इस प्रकार वर्गीकृत करना सत्य होगा। इंडिया को आप किस टाइप से डिफाइन करना चाहेंगे? 4 आंसर हैं आपके सामने, उसमें से सही चूज करना है। क्या इंडिया फूड डेफिसिट इकोनॉमी है? इस बिहाफ पे भारत का आप वर्गीकरण करना चाहेंगे कि भारत में जो खाना है वो पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल ही नहीं है, फूड डेफिसिट है। जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी डिमांड है, जितनी खाने की पूर्ति होनी चाहिए उतना खाना अवेलेबल नहीं है। क्या इंडिया फूड डेफिसिट इकोनॉमी है? तो इसमें हम क्लासिफाई नहीं करेंगे। दूसरा, अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी, क्या भारत में श्रम शक्ति लेबर अधिक मात्रा में अवेलेबल है? लेबर जो है अधिक मात्रा में अवेलेबल है भारत में, बिल्कुल सही बात है। लेबर जो है इंडिया में अधिक मात्रा में है, अधिक मात्रा में उपलब्ध है। अब यहां मैं लेबर की बात कर रहा हूं तो आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि जो डेली बेसिस पे काम करते हैं वही लेबर होती है। लेबर हर कोई है, चाहे व्हाइट कॉलर जॉब कर रहा है, ए क्लास जॉब कर रहा है, वो इंजीनियरिंग, वो आईटी कंपनी में काम कर रहा है, प्रोफेशनली टीचर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी में काम कर रहा है, लेबर ही तो है, लेबर ही तो है। तो इंडिया में किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो वो लेबर में आता है, लेबर में काउंट होता है, वो जो जॉब करता है। तो इंडिया में ऐसे लोगों की अधिकता है। इसीलिए जो बाहर की कंट्रीज हैं वो इंडिया में आती हैं, काम शुरू करती हैं। एक कारण ये भी है उनका भारत में आने का कि इंडिया में लेबर अवेलेबल हो जाती है बड़ी आसानी से, लेबर अवेलेबल हो जाती है बड़ी आसानी से, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जिस पोस्ट पर काम कर रहे हो उस पोस्ट पर काम करने के लिए आपके अलावा बहुत से और भी हैं जो तैयार बैठे हैं, वो आपसे कम पेमेंट लेंगे और काम कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, आप अपनी जॉब बचाना चाह रहे हैं कि कोई दूसरा आकर मेरी जॉब ना ले ले,
तो अपने आप को, अपने जो क्षेत्र है, आपका जो भी क्षेत्र है, आपका जो भी डोमेन है, आपका जो भी स्पेशलाइजेशन है, उसमें और अधिक विशेषज्ञ बनते जाइए और अधिक स्पेशलिस्ट बनते जाइए। तो अपने सब्जेक्ट में, अपने काम में अगर आप डेली मेहनत करें, डेली अपने आप को अपडेट करें, डेली अपने आप को और डेप्थ में उस काम को करने की टेक्निक्स खोज निकालें, तो आपका जो जगह है उस जगह को और कोई नहीं ले पाएगा। लेकिन जहां आपने अपने आप को अपडेट करना बंद कर दिया, तो समझ लीजिए 10 लोग आपकी उस पोजीशन पर कब्जा करने के लिए बैठे हुए हैं। क्लियर है? कोई भी फील्ड हो, कोई भी डोमेन हो, अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए। ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है एक, कि हमेशा हमें एक्सीलेंस की तरफ मूव करना है, अपने आप को एक्सीलेंस की तरफ ले जाना है। इतना है, इतने से संतुष्ट मत होइए, और ज्यादा एक्सीलेंस की तरफ जाइए। समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो इंडिया में लेबर बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल है, तो इंडिया को लेबर सरप्लस इकोनॉमी में डिफाइन करना सही होगा, यानी कि एक श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था। क्या? एक श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था में डिफाइन करना ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है भाई? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है कथन? तो देखो, जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, यानी कि एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में मदद करता है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए मदद करता है। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो गया सही, ये वाला ऑप्शन हो गया सही। ठीक है जी। दूसरा देखते हैं हम। दूसरा है, एनपीसीआई ने एक कार्ड भुगतान योजना रुपे लॉन्च की है। एनपीसीआई ने ही रुपे कार्ड लॉन्च किया है, रुपे डेबिट कार्ड। तो जी हां, एनपीसीआई ने ही रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। दैट मींस पहला तो सही है ही, दूसरा भी कथन सही है। अब आपको बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो दोनों सही है, यानी कि बी आंसर हो जाएगा, नहीं सॉरी, हाँ सी आंसर हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, पहला और दूसरा कथन दोनों सही है, ये आंसर हो जाएगा। समझ आई मेरी बात? ठीक है, आगे चलते हैं। Which of the following was not the state objective of demonetization India? भारत में नोटबंदी हुई, भारत में नोटबंदी हुई, विमुद्रीकरण हुआ, विमुद्रीकरण हुआ है ना, डीमोनेटाइजेशन हुआ, तो उसके कुछ उद्देश्य रहे होंगे, उसके कुछ उद्देश्य रहे होंगे, मकसद रहा होगा उसको डीमोनेटाइजेशन करने के पीछे। लेकिन सवाल में पूछा है डीमोनेटाइजेशन करने के पीछे क्या उद्देश्य नहीं था। अब क्या उद्देश्य थे वो तो याद कर लिए, क्या नहीं था तो वो भी आप पता कर लोगे। जब ये पता है कि क्या उद्देश्य थे, तो ये बताना कौन सा टफ है कि कौन सा उद्देश्य नहीं था। ठीक, देखते हैं। रिडक्शन इन द यूज ऑफ कैश इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में कैश के इस्तेमाल को, नगद का जो इस्तेमाल हो रहा है, नगदी पैसे का, उसको कम करना। तो ये तो भैया उद्देश्य है, हमसे पूछा है कौन सा उद्देश्य नहीं है। देखते हैं, पहला तो उद्देश्य है, हमें बताना है कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। इंक्रीजिंग इन द यूज ऑफ डिजिटल मोड ऑफ ट्रांजेक्शन, ज्यादा लेन देन डिजिटली हो, इसको बढ़ावा देना, तो ये उद्देश्य था। सी, एक्सपैंडिंग द टैक्स बेस, भारत सरकार का टैक्स बेस बढ़े, यानी कि उसके पास और ज्यादा पैसा आए, तो ये भी उद्देश्य है। डी, इंक्रीजिंग द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, जीडीपी की ग्रोथ रेट को बढ़ाना, तो ये डीमोनेटाइजेशन का उद्देश्य थोड़ी ना था, ये अलग है ना, ये डीमोनेटाइजेशन का उद्देश्य नहीं है।
यही बताना है हमें, तो बाकी 3 तो है, ये नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया। आगे देखें, द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज मेनली कंसर्न्ड विथ, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये मुख्य रूप से इसका संबंध किससे है, तो ए इंप्लीमेंटिंग प्लान, योजनाओं को लागू करना, बी अप्रूवल ऑफ 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देना, या सी अप्रूविंग एंड असेसिंग मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन इंडिया, ये, या डी इंप्लीमेंटिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को इंप्लीमेंट करना। ये है नहीं जी, गलत बात है, ये क्या है, गलत है। तो आंसर क्या होगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी, इसके चेयरमैन कौन होते हैं, एनडीसी के चेयरमैन कौन होते हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक, तो एनडीसी का मेन उद्देश्य क्या था, पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देना, क्या, पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देना इसका काम था, पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देना 5 ईयर प्लान इसका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का काम था। अब क्योंकि आप जानते हैं योजना आयोग तो खत्म हो गया है, योजना आयोग खत्म हो गया है, योजना आयोग खत्म, इसकी जगह पर नया ही संस्था आई है, नया थिंक टैंक आया है, नीति आयोग। क्या आया है, नीति आयोग। ये कब से चल रहा है, तो 1 जनवरी 2015 से चल रहा है। कब से चल रहा है, 1 जनवरी 2015 से चल रहा है। क्लियर, ध्यान रखेंगे इसको। आगे देखिए, एक तरफ लिस्ट और दूसरी तरफ लिस्ट 2 दी है और मैच करना है आपको, करेक्ट आंसर बताना है मैच करके, मैच करके आपको करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, देखिए एक बार, इधर दिए हैं पंचवर्षीय योजनाओं के नाम, और वो पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी वो सामने दिया हुआ है, मैच करना है आपको, क्योंकि ये सही नहीं दिया है, इधर उधर कर दिया है, मैच करना है आपको। तो 30, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताना है आपको। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहली पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई 1951 से 56 के बीच में, वो पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, तो हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, बिल्कुल सही बात है। सेकंड 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान किस पर आधारित था, पीसी महलनोबिस मॉडल पर आधारित था, जिसका मुख्य उद्देश्य था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हैवी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना। थर्ड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान सुखमोय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। और फोर्थ 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान किस पर आधारित था, फोर्थ 5 ईयर प्लान, हाँ, ये आपका अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा आंसर, आंसर हो जाएगा बी। बहुत बढ़िया भाई, ये देखो, अब यहां देखें आप, स्टैटिक टॉपिक है, मौर्यकालीन कर व्यवस्था, जो मौर्यन एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर था, उसमें टैक्स का क्या सिस्टम था, टैक्स का क्या सिस्टम था। तो ये तो टैक्स का नाम हो गया और ये उद्देश्य हो गया, ये उद्देश्य हो गया। ठीक, प्रणय कर, पहला कर है प्रणय कर, क्या नाम है, प्रणय कर, ये आपातकाल में वसूला जाने वाला कर था, प्रणय कर आपातकाल में वसूला जाने वाला कर था टैक्स। और विष्टि कर बलि, ये बेगार कर, एक प्रकार का धार्मिक कर है। ठीक, हिरण्य ये नगद कर होता था, और रज्जु कर ये भूमि की माप के समय लिए जाने वाला टैक्स है। विभीत ये चारागाह कर है, चारागाह पर जो टैक्स लगता है। उदयक भाग ये राज्य द्वारा लिया जाने वाला सिंचाई कर है, इरिगेशन टैक्स। प्रवेश्य कर ये आयात कर है, इंपोर्ट वाला। और निष्क्राम्य कर ये निर्यात कर है, निर्यात पे। और बर्तनी कर ये सड़क कर होता था, बर्तनी कर। और वहीं
परहीनक कर, ये राजकीय भूमि में पशुओं को चराई का जुर्माना होता था। पार्श्व कर, यह व्यापारी के अधिक लाभ पर वसूला जाने वाला कर है। जब व्यापारी ज्यादा लाभ कमाएगा तो उस पर टैक्स जो लगेगा वो पार्श्व कर है। जैसे आज कॉरपोरेशन टैक्स लगता है भारत में, वैसा ही है ये पार्श्व कर। तरदेय कर, ये पुल पार करने पर लगने वाला टैक्स था। दारदेय कर, ये आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त व्यापार कर था। जो सामान मंगा रहे हैं दूसरी जगह से, उस पर ड्यूटी लगाई जाती थी, उसे बोलते थे दारदेय कर। वर्तनी कर पता ही है सड़कों का। पार्श्व कर हमें पता ही है व्यापारी के अधिक लाभ पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ये मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में जो टैक्स सिस्टम था उसके बारे में ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो, तो ये हमने डिस्कस किया आज के सवाल। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि क्लास अगर पसंद आए तो शेयर जरूर कर दिया करें, और अपना फीडबैक क्लास में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। डेली रात को 8 बजे ये क्लास रहती है आपकी। ठीक है, आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, और बस प्रैक्टिस हमारे साथ करते रहिए। यहाँ आपका रिवीजन होगा और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। क्लास पसंद आए तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।